23 जुलाई 2024 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2024 का यूनियन बजट अनाउंस किया, जिसका अमाउंट था 48.21 लाख करोड़। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड हैं और बहुत सारे लोग खुश, लेकिन आज के वीडियो में हम समझते हैं कि भारतीय कृषि और किसानों के लिए ये यूनियन बजट का क्या संबंध है। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स को टोटल बजट मिला है 1.52 लाख करोड़ का, जो कि पिछले बजट से 4.5% ज्यादा था। ये 1.52 लाख करोड़ टोटल बजट का केवल 3.1% है, जबकि भारत के पॉपुलेशन में 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। कैसे गवर्नमेंट ये पैसा का इस्तेमाल करके किसानों और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएगा और हमारे देश के लोग को इस बजट के बारे में कैसा लगता है। सबसे पहले समझते हैं एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स क्या हैं। फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री को टोटल एलोकेशन मिला 7,137 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 27% ज्यादा था। इसमें से एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग को मिला एलोकेशन 4,521 करोड़ का, जो कि पिछले साल से 15% ज्यादा था। और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को एलोकेशन मिला 2,616 करोड़ का, जो कि पिछले साल से 53.8% ज्यादा था। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन को एलोकेशन मिला 9,941 करोड़। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने यूनियन बजट में कहा था कि एग्रीकल्चरल रिसर्च को प्रायोरिटी दिया जाएगा, बट क्या ये अमाउंट रिसर्च के लिए काफी है? 2023-24 में भारत की जीडीपी 8.2% से बढ़ी और प्रोजेक्शंस हैं कि अगले साल भी कम से कम 7% से हमारी जीडीपी बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ को देखें तो वो डिक्लाइन हुआ है 2023 में 4.7% से 2024 में 1.4%। भारत का उद्देश्य है कि 2047, जो कि हमारे आजादी का 100 साल होगा, तक हमें विकसित भारत कहलाना है, यानी कि डेवलप्ड इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया। और विकसित भारत के 4 पिलर हैं। सबसे पहला युवा यानी कि यूथ, दूसरा गरीब यानी कि पुअर, तीसरा महिलाएं यानी कि हमारे औरत, और चौथा और सबसे जरूरी अन्नदाता यानी कि हमारे किसान। 2024 के बजट में प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर को पहला प्रायोरिटी दिया गया है, जिसमें 8 मेन एरियाज पर फोकस दिया गया है। सबसे पहले रिसर्च, दूसरा नए क्रॉप वैरायटीज, तीसरा नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति पुश, चौथा ऑयल सीड्स और पल्सेस में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, पांचवा वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन, छठा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सातवां श्रिम्प प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट, और आठवां नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। चलिए सारे पॉइंट्स को डेप्थ में समझते हैं और देखते हैं हमने कहाँ अच्छा किया, कहाँ हम बेहतर कर सकते थे और कौन से एरिया में हमने पूरे तरीके से फेल किया है। एरिया ऑफ फोकस नंबर 1, एग्रीकल्चर रिसर्च को आगे बढ़ाना। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि एग्जिस्टिंग रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को डिटेल तरीके से रिव्यू किया जाएगा और रिसर्च किया जाएगा ताकि हम नए क्रॉप वैरायटीज डेवलप कर सकें जो कि हाई यील्डिंग हो और क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो। फंडिंग दी जाएगी दोनों गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, और एक्सपर्ट्स दोनों डोमेन से चुने जाएंगे इन रिसर्च के लिए। हाँ, ये इनिशिएटिव नीड ऑफ द आवर जरूर है, लेकिन एक चीज जो कई सारे लोगों को समझ नहीं आ रही है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसे केवल एलोकेशन मिला है 9,941 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले साल के 9,880 करोड़ से केवल 0.7% ज्यादा है। बहुत सारे लोग का मानना है कि ये इन्वेस्टमेंट और ये बजटिंग रिसर्च के लिए काफी नहीं है और बहुत हद तक एक लेवल नीचे आना भी है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा था कि प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग भी दी जाएगी रिसर्च के लिए, लेकिन कई सारे किसानों और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि प्राइवेट सेक्टर के आने से करप्शन बढ़ेगी और जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजीज पर डिपेंडेंसी भी। 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे ने ये दिखाया कि गवर्नमेंट हर एक रुपए जो एग्रीकल्चर R&D के प्रति इन्वेस्ट कर रही है उससे उन्हें 13.5 टाइम्स रिटर्न मिल रहा है। अगर हम दूसरे देशों को देखें तो गवर्नमेंट लेवल, प्राइवेट लेवल और कंपनी लेवल पे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है रिसर्च को। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो बजट दिया गया है रिसर्च के लिए काफी नहीं है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। मुझे लगता है गवर्नमेंट को रिसर्च के प्रति थोड़ा और बजट देना चाहिए था, लेकिन इस बजट का भी अगर हम सही से इस्तेमाल करें तो हमारे देश की कृषि काफी आगे बढ़ सकती है। अपने बजट स्पीच में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि गवर्नमेंट 109 नए हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटीज रिलीज करेगी 32 फील्ड और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा और ज़रूरी इनिशिएटिव है। भारत में अगर आप देखें
तो नए क्रॉप वैरायटीज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्लाइमेट चेंज के कारण किसान के उत्पादन बदल रहे हैं, उनका इनकम अफेक्ट हो रहा है एग्जिस्टिंग क्रॉप वैरायटीज़ के कारण। तो ये इनिशिएटिव अगर किसानो93 तक पहुँचे तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। 2014-15 से लेकर 2023-24 का अगर आप डेटा देखें तो 2593 नए क्रॉप वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसमें से 2177 वैरायटीज़ क्लाइमेट रेजिस्टेंट थे और 150 वैरायटीज़ बायो फोर्टिफाइड क्रॉप वैरायटीज़ थे। अगर आप आज के डेट में देखें तो 1 लाख क्विंटल सीड्स से भी ज़्यादा का ब्रीडिंग हो रहा है 56 क्रॉप के 2200 वैरायटीज़ पर। इन क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ और टेक्नोलॉजीज़ के कारण बुरे मौसम और ड्राई फेजेस के दौरान भी गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है कि किसान अपना इनकम बचा पाएगा और उत्पादन ले पाएगा। किसान भाइयों, मेरा अकेला कंसर्न यहाँ पर है कि कब और कैसे ये वैरायटीज़ किसान तक पहुँचेंगे। अगर आप ज़ीरो से नया क्रॉप वैरायटी या सीड ब्रीडिंग करना चालू करें तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और इसमें आपको कई सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारा फील्ड ट्रायल एंड टेस्टिंग करना पड़ता है। दूसरे ओर पर अगर आप दूसरे देश से सीड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो कई सारे लीगल प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे रॉयल्टीज़ देने पड़ते हैं और कई बार ये सीड्स महंगे भी हो जाते हैं किसान के लिए। जी हाँ, ये एक अच्छा इनिशिएटिव ज़रूर है, बट इसका टेस्टिंग तब होगा जब ये नए क्रॉप वैरायटीज़ किसानों तक पहुँच पा रहे हैं और उनका आउटपुट और इनकम इंक्रीज़ हो पा रहा है। एरिया ऑफ फोकस नंबर 3, नेचुरल फार्मिंग। अगले 2 साल में भारत में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ प्रमोट किया जाएगा, ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन सपोर्ट के साथ। ये ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश के साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और ग्राम पंचायत देंगे। साथ ही साथ किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ प्रमोट करने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स को भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल फार्मिंग होती क्या है। सिंपल शब्दों में नेचुरल फार्मिंग एक केमिकल फ्री फार्मिंग होता है जिसमें आप एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। नेचुरल फार्मिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि पूरे बायोडाइवर्सिटी का इस्तेमाल करना। गवर्नमेंट चाहती है कि नेचुरल फार्मिंग का इस्तेमाल करके किसान अपना इनकम बढ़ाए और साथ ही साथ मिट्टी और वातावरण का भी ख्याल रखें। नेचुरल फार्मिंग इस्तेमाल करके आप अपने सॉइल का क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और सबसे ज़रूरी ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम कर सकते हैं। आज के डेट में हम सब जगह देख रहे हैं कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी कम हो रही है और इसको रिस्टोर करने का एक तरीका है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो आपका उत्पादन होता है वो केमिकल फ्री होता है। एनवायरनमेंट और मिट्टी के साथ साथ जो कंज्यूमर ये आउटपुट को कंज्यूम करेगा उसकी भी सेहत बेहतर होगी। अगर आप 2022-23 तक देखें तो भारत में 68 लाख हेक्टेयर खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही थी। सिक्किम दुनिया का पहला स्टेट बन गया जो कि 100% ऑर्गेनिक खेती कर रहा था। साथ ही साथ त्रिपुरा और उत्तराखंड ने भी अपने लिए ऐसे ही उद्देश्य रखे हैं 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। गवर्नमेंट भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफ़ी पुश दे रही है अपने स्कीम्स के थ्रू, जैसे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाना है तो दूसरे फार्मिंग मेथड्स की तरह हमें इसमें भी क्लस्टर्स बनाने होंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल करना होगा। 2019-20 से लेकर 2024-25 तक गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के लिए 4,645 करोड़ रुपए का बजट रखा है। किसान भाइयों, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग हम सब जानते हैं कि हमें करना चाहिए, बट फिर से बात उसी चीज़ पर आती है कि गवर्नमेंट और ये बजट और कंपनीज किसान का कैसे मदद करेंगे उन्हें मार्केट में प्राइस दिलाने के लिए, उनका इनकम बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज के डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के द्वारा बहुत कम किसान पैसा कमा पा रहे हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कि अगले 5-7 साल में कैसे नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ किसान नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग करके पैसा कमा पा रहे हैं। एरिया ऑफ फोकस नंबर 4, मिशन पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। अपने यूनियन बजट स्पीच 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि पल्सेस और ऑयल सीड्स में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हम उसके स्टोरेज, प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर काम करेंगे। इंटरिम बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज बनाएगी जिससे हमारा ऑयल सीड्स का इंपोर्ट कम हो। इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स के लिए स्टार्ट किया ताकि हम अपना ऑयल सीड्स का इंपोर्ट कम कर सकें और देश में ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा सकें। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि 2022-23 के दौरान हमारे देश में ऑयल सीड प्रोडक्शन 4.14 करोड़ टन था। डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी एडिबल ऑयल्स की 2013-14 में 86.3 लाख टन से 2023-24 में 121.33 लाख टन तक इंक्रीज हुई है। इसके कारण हमारे देश में एडिबल ऑयल्स की इंपोर्ट
63.2% से आज 57.3% हो गई है। आज भी अगर आप देखें तो भारत अपनी डोमेस्टिक डिमांड जो कि 2.8 करोड़ टन है के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर है। अगर हम पिछले साल का डेटा देखें तो एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स काफ़ी कम हुए हैं क्योंकि एडिबल ऑयल्स का इंपोर्ट कम हुआ है, लेकिन पल्सेस का इंपोर्ट पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा था। पिछले साल भारत ने $3.75 बिलियन खर्च किया पल्सेस के इंपोर्ट पर और $14.8 बिलियन वेजिटेबल ऑयल्स के इंपोर्ट पर। 2022-23 का डेटा अगर आप देखें तो भारत ने $1.94 बिलियन खर्च किया पल्सेस के इंपोर्ट पर और $20.84 बिलियन वेजिटेबल ऑयल्स के इंपोर्ट पर। जनवरी में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि 2013-14 तक भारत 19 मिलियन टन पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है और 2022-23 में ये नंबर 26 मिलियन टन हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इससे सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए और 2027 तक ये उद्देश्य रखा है कि इंपोर्ट्स को बंद करके हमें एक्सपोर्ट्स भी चालू करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम ये मुकाम तक पहुंच गए तो ये भारत के एग्रीकल्चर ग्रोथ का एक बहुत ही अच्छा साइन होगा। एरिया ऑफ फोकस नंबर 5, वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन। गवर्नमेंट ने कहा है कि लार्ज क्लस्टर्स बनाए जाएंगे वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए और ये क्लस्टर्स होंगे कंजम्पशन सेंटर्स के पास जो कि हैं आपके मेजर सिटीज और गांव। गवर्नमेंट प्रमोट करेगी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, कोऑपरेटिव्स को और स्टार्टअप्स को जो किसान का सहायता करेंगे प्रोडक्शन, मार्केटिंग और स्टोरेज में। मेरा पर्सनली मानना है कि भारत के एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सप्लाई चेन। हमारे देश में एक इनएफिशिएंट सप्लाई चेन है एग्रीकल्चर में और इसके कई सारे कारण हैं, जैसे इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी हाई है, किसान के लिए प्रॉपर मार्केट लिंकेजेस नहीं है। इसका ये रिजल्ट होता है कि किसान का उत्पादन बहुत पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में जा रहा है। किसान को अपने प्रोड्यूस के लिए पूरा मार्केट प्राइस नहीं मिल रहा है। कई सारे इंटरमीडिएटरीज, ट्रेडर्स और कंपनीज के बीच में होने के कारण किसान का बार्गेनिंग पावर कम हो रहा है और उनका टोटल इनकम में से एक बहुत ही छोटा हिस्सा बच रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए लार्ज क्लस्टर्स डेवलप करके जो किसानों को रिस्क होता है प्राइस वॉल्टिलिटी या प्राइस चेंजेस के कारण और डिमांड सप्लाई के कारण, वो कम हो जाए। सप्लाई चेन में अगर आप 2 प्रॉब्लम को पकड़ें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, और हम इसे सॉल्व करने का कोशिश करें तो किसान का इनकम बढ़ेगा, कस्टमर तक फ्रेशर प्रोड्यूस पहुंचेगा जिसका क्वालिटी बेहतर होगा और साथ ही साथ जो किसान के कॉस्ट हैं कम हो जाएंगे। लार्ज स्केल क्लस्टर्स अगर हम डेवलप कर पाएँ तो एफपीओ की तरह इससे किसान का बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा और किसान की प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम बढ़ेगी। गवर्नमेंट ने बहुत ओपनली कहा है कि वो स्टार्टअप्स और कंपनीज को जो इस दिशा में काम करने वाले हैं प्रमोट करेगी। तो अगर आप एग्रीकल्चर में स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन प्रॉब्लम्स पे फोकस करें, इनके बारे में स्टडी करें, ग्राउंड लेवल पे जाके एक्सपीरियंस करें और फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश करें। एरिया ऑफ फोकस नंबर 6, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगले 3 साल में गवर्नमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करेगी किसानों की लैंड और उनके कवरेज के लिए। पहले साल में गवर्नमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके एक डिजिटल क्रॉप सर्वे करेगी खारिफ सीजन के दौरान 400 नए डिस्ट्रिक्ट में। 6 करोड़ किसान और उनके लैंड के डिटेल्स को गवर्नमेंट के फार्मर रजिस्ट्रीज में लाया जाएगा। साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड 5 नए स्टेट में उपलब्ध किया जाएगा। किसान भाइयों, किसी भी सेक्टर के ग्रोथ का कारण होता है टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में भी सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी के सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है पेनिट्रेशन, यानी कि ग्रास रूट लेवल तक कितने सारे किसान इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स ले पा रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी के सहायता के साथ सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर किसान तक पहुंच पा रही है तो इससे बेहतर सिनेरियो कुछ नहीं हो सकता है। 400 डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट डिजिटल क्रॉप सर्वे करेगी उसमें गवर्नमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सहायता से डेटा कलेक्ट करेगी क्रॉप कल्टीवेशन पैटर्न्स पर, लैंड यूज पैटर्न्स पर और यील्ड एस्टिमेट्स लेने पर। ये सारे पैरामीटर्स को गवर्नमेंट ने अगर डिजिटाइज कर लिया तो गवर्नमेंट खुद अपने एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज का प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन आसानी से कर सकती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता से किसानों को एडवाइजरी, क्रॉप लोन्स, इंश्योरेंस, सब्सिडी, एमएसपी और कई सारे पैरामीटर्स पे इंफॉर्मेशन आसानी से मिलेगी। कई लोगों का ये भी मानना है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा किसानों को अपने क्रॉप और सॉइल के हिसाब से एडवाइजरी मिलेगी। ये सारे बात कहाँ तक सच हैं और कहाँ तक अजम्पशंस, ये एक ग्राउंड लेवल किसान और कुछ समय ही हमें बता पाएगा। एरिया ऑफ फोकस नंबर 7, श्रिम्प प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी श्रिम्प ब्रूड स्टॉक की ब्रीडिंग के लिए और इसके लिए गवर्नमेंट एक नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स बनाएगा। नाबार्ड के थ्रू किसानों को फाइनेंसिंग दी जाएगी श्रिम्प प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के लिए। अपने स्पीच में निर्मला सीतारमण ने कहा
कि भारत के सी फूड एक्सपोर्ट्स पिछले साल में सबसे ज़्यादा थे, जिसका वैल्यू 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा था, जिसमें से फ्रोजन श्रिम्प 2/3 ऑफ द एक्सपोर्ट्स था। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को सहायता करने के लिए कुछ ब्रूड स्टॉक, पॉलिशेट वर्म्स, श्रिम्प और फिश फीड पे वो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 5% तक कम करना चाहती है। पहले श्रिम्प और फिश फीड मैन्युफैक्चरिंग के इनपुट्स पर 5 से लेकर के 30% का कस्टम्स ड्यूटी था। इस अनाउंसमेंट के बाद श्रिम्प के जो किसान हैं ज़्यादातर कोस्टल रीजन्स में, वो काफ़ी एक्साइटेड हैं और उन्हें लगता है कि ये अनाउंसमेंट भारत के श्रिम्प एक्सपोर्ट्स को काफ़ी आगे बढ़ाएगा। मैं पर्सनली श्रिम्प फार्मिंग के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन सुनकर ये लग रहा है कि काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है इस सेक्टर को। एरिया ऑफ फोकस नंबर 8, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। भारत की सिस्टमैटिक और ऑर्डरली डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी लेकर आ रही है। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा उद्देश्य है रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाना, जिसका बहुत ही बड़ा हिस्सा है एग्रीकल्चर, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। अगर हम स्कीम्स के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसका प्राइमरी उद्देश्य है कि स्टेट लेवल प्लानिंग के द्वारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स का डेवलपमेंट, उसका बजट इंक्रीज हुआ है 2023-24 में 6,150 करोड़ रुपए से 2024-25 में 7,553 रुपए। अगर हम कृषि उन्नति योजना के बारे में बात करें, जिसमें कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसका फोकस है एग्रीकल्चर का साइंटिफिक डेवलपमेंट, तो उसका बजट इंक्रीज हुआ है 2023-24 में 6,368 करोड़ रुपए से 2024-25 में 7,447 करोड़ रुपए। हमारा उम्मीद है कि इस फंडिंग के इंक्रीज होने के कारण कई सारे नए इनिशिएटिव्स आएंगे, जैसे किसानों का सॉइल हेल्थ इंप्रूव होना और उनके पास एग्रीकल्चर मशीनरी का नॉलेज और एक्सेस होना। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना का एलोकेशन इंक्रीज हुआ है 2023-24 में 2,200 करोड़ रुपए से 2024-25 में 6,438 करोड़ रुपए। पीएम आशा एक ऐसा स्कीम है जिसका मेन उद्देश्य है किसानों को उनके उत्पादन के लिए बेहतर प्राइजेस देना। हम सबका ये उम्मीद है कि इस फंडिंग का इंक्रीज होने का नतीजा होगा कि किसान की इनकम बढ़ेगी। स्कीम नंबर 4, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। MIS स्कीम का एलोकेशन 2023-24 में 18,500 करोड़ से 2024-25 में 22,600 करोड़ हो चुका है। MIS स्कीम का उद्देश्य है कि किसानों पर जो इंटरेस्ट का बर्डन है उसको कम करना। MIS स्कीम के द्वारा किसानों को शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स पर रिलीफ दी जाएगी और साथ ही साथ किसानों का सहायता किया जाएगा टाइमली लोन रीपेमेंट्स के लिए। किसान भाइयों, फाइनली आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, जो कि है सब्सिडीज। यूनियन बजट 2024 ने सब्सिडी के बारे में क्या बताया है? सबसे पहले फर्टिलाइजर सब्सिडी। किसान भाइयों, 2024-25 के बजट में फर्टिलाइजर के सब्सिडी को काफ़ी कम कर दिया गया है। जो सब्सिडी 2023-24 में 1,88,894 करोड़ रुपए था, वो 2024-25 के बजट में 1,64,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा। गवर्नमेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है, लेकिन इसका नुकसान कई सारे किसान को भुगतना होगा। कई सारे किसान जो फर्टिलाइजर के सब्सिडी पर निर्भर थे, उन पे अब ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ने वाला है और उनका इनकम और पूरा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। किसान भाइयों, हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट पूरे बजट में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करके, फर्टिलाइजर के सब्सिडी को कम करके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाह रही है। सुनने में ये अच्छा लगता है, बट ग्राउंड लेवल पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आप क्या सोचते हैं इन डिसीजंस के बारे में? किसान भाइयों, अगर हम ओवरऑल फीडबैक लें तो मेजॉरिटी लोग इस बजट से काफ़ी खुश हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग भी हैं जिनको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को हमने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है। जैसे नॉर्थ इंडिया में मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस और साउथ इंडिया में वाटर कॉन्फ्लिक्ट जो कुछ स्टेट्स के बीच चल रहा है। ओवरऑल मेरा फीडबैक अगर आप लें तो मैं बजट से काफ़ी खुश हूँ, बट हमें देखना होगा कि ग्राउंड लेवल किसान तक ये बजट कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, और ये हमें अगले 1 से 2 साल ही बता पाएगा। आपको बजट के बारे में कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर ये वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा तो ज़रूर अपने किसान भाइयों और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।